नमस्कार दोस्तों, एक पंडित और यमदूत की कहानी। एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। वो मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में और छोटे छोटे गांव पड़ता था। पंडित अपने धुन में चलता ही जा रहा था। रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। पंडित को यह नाम अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक आदमी को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही उस भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर बाद महाकाल आ गया। फिर चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां छोटा सा एक मंदिर था। ठहरने की व्यवस्थाएं भी अच्छी लगी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान सी लग रही है और भूख भी लगी है, तो यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। तुम खाना खा के सो जाना, मैं बाद में आके खा लूंगा। इतना कह के वो चला गया। लेकिन उसके जाते ही थोड़ी देर में उस गांव में धुआं उठता दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी का हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं की। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दूर में फिर एक गांव आया। फिर पंडित से महाकाल ने कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है। मैं जरूरी काम करके आपसे आगे मिल लेता हूँ। इतना कह के महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिए हैं और वो मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान जरूर हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो हमें बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना
उपयुक्त परिचय दे दे तो मुझे आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये सुन के पंडित घबरा गया, लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, और तुम सचमुच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारी उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुन के पंडित सहम सा गया और सोच में पड़ गया कि वास्तव में अगर यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरी बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में ही यमदूत है, इसीलिए वो मित्र के मृत्यु के कारण न बने, इस कारण वो पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसके ओर आते दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसीलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल ने पंडित की मन की बात समझ लिया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन की जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए विद्याघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वो अपने समस्याओं को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु के कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो गया कि सचमुच में महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए वो यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है। ये सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में एक सवाल पहुंचा, स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की। इसीलिए उसने महाकाल से कहा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ
और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाता, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्या के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ सोचने में, देखने और समझने का समय ही नहीं मिलता। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य व्यक्ति को ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होती हो और अपनी मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपनी मित्र की यथाशक्ति कर्म कांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर व्यथित तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है। सो पंडित ने भी किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। तो पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होती हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। तो पंडित ने ये सोचते हुए राज दरबार में पहुंचता है और राजा को सारा वृत्तांत सुनाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को यह बात बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों के यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, तो पंडित की रहने का व्यवस्था महल के अंदर ही कर दी गई और राजा के आदेश मिल गई कि उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित के मृत्यु का समय आने लगा और वो दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होने थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी, तो पंडित डर के मारे जल्दी जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और ये बीमारी के बारे में स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा या किसी वैद्य को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाली घोड़े के पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य के सीमा के बाहर निकल किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया।
और उस महल के पहरेदार ने भी उसे रोका और न ही कुछ पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंधेरे के कारण नींद में थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पर यह भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपकी राज के पहरेदार ने रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने भी जा रही है। राजा की ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? कहना क्या चाहते हो? राजा की इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मैं क्या किसी सम्मान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि किसी राजा के शयन कक्ष में राजा के उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा सत्यता दिखाई दिया, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, अगर यह बात सत्य है जैसे कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी का राजा का मित्र था। उसने तुरंत सिपाहियों द्वारा दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित के बात के सत्य का भी प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पुनः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल अंतिम बार शयन कक्ष में मिले थे और इसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राजा के राज के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक समस्या आ गई, क्योंकि बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन की अपमान हो जाएगी, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, पंडित को कच्चे सूत से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपकी कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को ये सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे का
सूत का फांसी का फंदा बना गया और नियम के अनुसार पंडित का फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुशी थे। न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वो भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया, जैसे कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले अपना काम कर दिया था। पंडित के गले का नस सूत के धागे से कट चुका था और पंडित जमीन पर लेटा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके खून का फुहारे निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इस कमजोर से धागे से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरत ले, जितना भी उपाय कर ले, हर घटना और घटना का पूरा प्रणाली पहले से ही तय होता है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और ये बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीके से जीता।